The India's foreign exchange reserves have risen for the third straight week. It has breached the $600 million mark. भारतीय इकोनॉमी अगले 7 साल में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने के लिए तैयार है। स्टार्टअप इंडिया का लक्ष्य है दिल्ली के युवाओं को इतना सशक्त बनाना, देश के युवाओं को इतना सशक्त बनाना जिससे वो नौकरी खोजने की जगह नौकरी दे सके। क्या भारत दोबारा सोने की चिड़िया हो सकता है? नमस्कार दोस्तों, हैप्पी 77th इंडिपेंडेंस डे टू ऑल माय फेलो कंट्रीमैन। आज हम बात करेंगे एक ऐसी पॉसिबिलिटी की जो हम भारतवासियों को गर्व का एहसास दिलवाएगी। हमने अपने घरों में, स्कूलों में या टीवी पर अक्सर सुना होगा कि भारत को एक जमाने में सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन आज के समय में भारत सोने की चिड़िया नहीं है। इसका सिर्फ एक ही कारण है, फॉरेन इन्वेजन्स। पिछले 1000 साल के इतिहास में भारत से हर इन्वेडर ने हर तरीके का खजाना लूटा। मोहम्मद गौरी से लेकर अंग्रेजों तक सबने भारत को सिर्फ लूटा। 1947 में भारत एक राख की चादर में लिपटा हुआ देश रह गया था। जब हमसे कोई कहता है कि भारत को कौन से जमाने में सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो वह जमाना था सन 3000 BCE से लेकर 10वीं शताब्दी एडी तक। ऐसे कौन से आधार थे, वो कौन से पैरामीटर्स थे जिनकी वजह से भारत को सोने की चिड़िया होने का खिताब मिला हुआ था? पहला पैरामीटर था नॉलेज, यानी कि पहला आधार था नॉलेज। भारत में नालंदा, तक्षशिला और वल्लभी जैसी वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज थीं, जहां पर सिर्फ भारतीय ही नहीं, विदेशी भी भारत पढ़ने आते रहते थे। ह्यून सांग नाम का एक चाइनीज ट्रैवलर भारत आया। 7वीं शताब्दी में राजा हर्षवर्धन के शासन में ह्यून सांग ने तक्षशिला यूनिवर्सिटी में 15 साल तक रुककर बुद्धिज्म को गहराई से पढ़ा और समझा। उन्होंने पाया कि भारत में लोगों के लिए नॉलेज की अपनी एक अलग इंपॉर्टेंस है। जहां दुनिया अभी बेसिक सवालों के जवाब ढूंढ रही थी, वहीं भारत में कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स की पढ़ाई हो रही थी, जैसे मैथमेटिक्स, साइंस, मेटाफिजिक्स, आयुर्वेदा, फिलॉसफी, अरिथमेटिक्स एटसेट्रा। वहीं गुरुकुल सिस्टम के थ्रू बच्चों की स्कूलिंग हुआ करती थी, जो कि आज के प्रेजेंट इंग्लिश सिस्टम ऑफ स्कूलिंग से 100 गुना बेहतर थी। एक संस्कृत श्लोक है जो उस समय भी और आज भी भारत के लिए मार्गदर्शक बना हुआ है। वो श्लोक था, विद्या ददति विनयम विनयाद याति पात्रताम पात्रत्वात् धर्माप्रोति धनात् धर्म तथा सुखम। इसका मतलब है विद्या मनुष्य को विनम्रता देती है, अर्थात विनम्र बना देती है। विनय से मनुष्य योग्यता प्राप्त करता है, योग्यता से धन को प्राप्त करता है, धन से धर्म प्राप्त करता है और उस धर्म से सुख प्राप्त होता है। इसीलिए कहते हैं नॉलेज इज वेल्थ। दूसरा पैरामीटर था इकोनॉमी। जिस जमाने में दुनिया में शायद सिक्के भी न चलते हों या बार्टर सिस्टम का इस्तेमाल होता हो, भारत में तब सोने के सिक्के एज करेंसी चल रहे थे। सन 30 से 230 एडी में कुषाण एम्पायर का राज था और सन 240 से 550 एडी में गुप्ता एम्पायर का राज था। इन दोनों साम्राज्यों में सोने के सिक्के एज करेंसी इस्तेमाल हुआ करते थे। उस समय के भारत में खेती इकोनॉमी का वजन उठाया करती थी। भारत गेहूं, चावल, दाल, सब्जियां, मसाले खुद ही उगाया करता था। कहा जाता है कि उस समय एब्सोल्यूट पॉवर्टी या एब्सोल्यूट अनएम्प्लॉयमेंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं हुआ करता था। सन 1600 एडी में प्रति व्यक्ति आय आज के 92,000 रुपए थी, जो उस वक्त के अमेरिका या ब्रिटेन के प्रति व्यक्ति आय से कहीं ज्यादा थी। सन 1739 में नादिर शाह का आतंकी आक्रमण भारत में हुआ। नादिर शाह ने चारों तरफ लूट मचा दी और इसी दौरान वो सोने व हीरे जवाहरात से बना तख्ते तौस चोरी कर ईरान, पर्शिया ले गया और साथ ही कोहिनूर हीरा भी ले गया। कहते हैं कि नादिर शाह जब वापस पर्शिया, आज का ईरान, पहुंचा तो उसके पास इतनी लूटी हुई दौलत थी कि उसने अपने देश के लोगों का
3 साल का टैक्स माफ कर दिया। तख्ते तौस एक सिंहासन है जिसकी करंट वैल्यूएशन है 1359 करोड़ और कोहिनूर डायमंड की करंट वैल्यूएशन है 1.64 लाख करोड़ रुपए। ये नंबर कई देशों की जीडीपी से भी बड़ा है। अपने कार्यकाल के दौरान एक्स प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि भारत का शेयर सन 1700 में ग्लोबल जीडीपी में 22% था, लेकिन जब 1947 में अंग्रेज वापस गए तो जीडीपी कंट्रीब्यूशन इन ग्लोबल जीडीपी 1 से 2% ही रह गया। इसको ऐसा समझते हैं कि सन 1700 में भारत 100 में से 22% कंट्रीब्यूट किया करता था ग्लोबल जीडीपी में, लेकिन जब अंग्रेज गए 1947 में तो भारत उस 100 में सिर्फ 1 या 2 का ही कंट्रीब्यूशन दे पा रहा था। अपने स्वर्ण काल में भारत एक नेट एक्सपोर्टर था। कॉटन, स्पाइसेस, पर्ल, शुगर, आयरन वेपन्स जैसे पदार्थ भारत एक्सपोर्ट किया करता था, जिसकी दुनिया भर में बहुत खपत थी। हमारा तीसरा पैरामीटर था आर्ट एंड आर्किटेक्चर। आर्ट एंड आर्किटेक्चर के मामले में भारत पूरी दुनिया से आज भी सबसे आगे है। ये लिस्ट शुरू होती है ताजमहल से, जो आज भी 7 वंडर्स में से एक वंडर है। फिर सोमनाथ का मंदिर, कोणार्क का सन टेम्पल, टेम्पल्स ऑफ महाबलीपुरम, लेक पैलेस इन उदयपुर, खजुराहो के मंदिर जो मशहूर हैं अपने एरोटिक स्कल्पचर्स के लिए, हम्पी कर्नाटका जो कि एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, राष्ट्रपति भवन, अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ इंडो यूरोपियन आर्किटेक्चर, अजंता एलोरा की गुफाएं, मीनाक्षी टेम्पल, अक्षरधाम मंदिर जो कि दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है, राजस्थान के फोर्ट, चाहे वो आमेर का फोर्ट हो, मेहरानगढ़ का फोर्ट हो, चित्तौड़ का किला हो या जैसलमेर का किला। ये लिस्ट इतनी लंबी है कि मैं 1 घंटे तक नाम पढ़ता रहूंगा, लेकिन ये लिस्ट खत्म नहीं होगी। अंग्रेज भारत पर 200 साल के राज में भारत को खोखला कर गए। 1947 से 2023 तक के अपने आजाद सफर में भारत आज वापस उठ खड़ा हुआ है। भारत को आज यूएसए, चाइना, यूरोप जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के साथ आदरपूर्वक खड़ा किया जाता है। अब सवाल उठता है कि क्या भारत दोबारा स्वर्ण काल को वापस पा सकता है? इसे समझने के लिए हमें प्रेजेंट डे भारत के अचीवमेंट्स और चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स को समझना होगा। भारत के अचीवमेंट्स पर एक नजर डालते हैं। इंडिया की जीडीपी 3.70 बिलियन डॉलर की है और प्रेडिक्शन तो यह है कि भारत की जीडीपी सन 2045 तक 40 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी। भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत में दुनिया की सबसे बड़ी लेबर फोर्स प्रेजेंट है, तकरीबन 47 करोड़। हमारा टोटल एनुअल ट्रेड 1 ट्रिलियन डॉलर का है। भारत के फॉरेक्स रिजर्व 600 बिलियन डॉलर के हैं। आज भारत में एक बहुत बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही हैं। सरकार के मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसे प्रोग्राम की वजह से भारत का युवा नौकरी से ज्यादा बिजनेस करने के बारे में सोचता है। यही कारण है कि भारत में आज 102 यूनिकॉर्न कंपनीज हैं। यूनिकॉर्न कंपनी क्या होती है? वो कंपनी जिसका वैल्यूएशन 1 बिलियन यूएस डॉलर का हो जाता है, उस कंपनी को यूनिकॉर्न कंपनी कहा जाता है। फिर भारत की फौज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी फौज है। हमारी स्पेस एजेंसी भी पिछले 20 सालों में बहुत नाम कमा चुकी है। इसरो का कद बहुत तेजी से पूरी दुनिया में आगे बढ़ा है। इसरो ने भारत को दुनिया भर के मंचों पर गर्व महसूस करने का मौका दिया है। इसरो के कुछ कारनामे हैं चंद्रयान 1, मिशन मार्स, चंद्रयान 2 और हाल ही में लॉन्च हुआ चंद्रयान 3। एक जमाने में जहां भारत सारे हथियार बाहर से इंपोर्ट किया करता था, वहीं आज डीआरडीओ की मदद से हम अपने कुछ मुख्य हथियार खुद बना रहे हैं, जैसे LCA तेजस, मेन बैटल टैंक अर्जुन, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल लाइक अग्नि सीरीज, पृथ्वी सीरीज एंड ऑफ कोर्स ब्रह्मोस। पिछले कुछ बीते सालों में एम्स हॉस्पिटल की संख्या भी बढ़ी है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भारत ने पिछले 9 सालों में 59% की तेजी महसूस की है।
वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का कहना है कि भारत के मंदिरों और घरों में तकरीबन 25,000 मीट्रिक टन सोना जमा है। दूसरी तरफ भारतीय सरकार के पास 794 मीट्रिक टन सोना भारत के रिजर्व्स में पड़ा है। इतना सोना भारत में आज भी रखा हुआ है, तो क्या हम कह सकते हैं कि हम अपने स्वर्णिम काल में वापस आ चुके हैं? इससे पहले आप जवाब दो या अपनी ओपिनियन बनाओ, मैं चाहूंगा कि आप भारत की समस्याओं को भी नजर में रखें। एक नजर डालते हैं भारत की कमजोरियों पर। अमीर गरीब के बीच भारत में दिनों दिन अंतर बढ़ता जा रहा है। महंगाई भी तेजी से बढ़ रही है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक 132 है। जी हां, 191 देशों में से हम 132वें स्थान पर खड़े हैं। ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी समस्या है जिसका हमें निवारण करना होगा। प्रदूषण का हर साल बढ़ते चले जाना भी उत्तर भारत में एक बहुत बड़ी समस्या है। हर साल सर्दियों में स्मॉग के फैल जाने से उत्तर भारत में सांस लेने में तकलीफ महसूस होती है। हर देश की तरह भारत भी भ्रष्टाचार से अछूता नहीं है। हर भारतीय ने यह तो कभी ना कभी महसूस किया ही होगा कि बिना रिश्वत दिए किसी भी सरकारी ऑफिस में कोई काम नहीं होता। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 2005 में एक सर्वे कराया और पाया कि तकरीबन 62% भारतीय लोगों ने कभी ना कभी रिश्वत का पेमेंट किया है। इन सब के अलावा भारत की दो सबसे मुख्य समस्याएं हैं। पहला अनस्टेबल क्लाइमेट, दूसरा अनस्टेबल नेबर्स। अगर नजर डालें अनस्टेबल क्लाइमेट पर, तो अनस्टेबल क्लाइमेट की वजह से हर साल देश में कहीं ना कहीं बाढ़ आ जाती है, कहीं सूखा पड़ जाता है, और इन सब से अगर बच जाएं तो हर साल किसी ना किसी क्षेत्र में साइक्लोन आ जाता है। फिर अनस्टेबल नेबर्स की बात करें तो पाकिस्तान और चाइना दोनों ही भारत के पड़ोसी हर साल भारतीय सीमा का उल्लंघन करते हैं, जिसकी वजह से भारत को अपनी सुरक्षा में मुस्तैदी बढ़ानी पड़ती है और खूब खर्चा करना पड़ता है। जो पैसा लोगों की सेवा में खर्च होना था, वो लोगों की सुरक्षा में खर्च हो जाता है। अब जब हम भारत की उपलब्धियों और समस्याओं को जान चुके हैं, तो अब आप क्या सोचते हैं? क्या अब भी भारत को आप दोबारा सोने की चिड़िया होते देख पा रहे हैं? हर देश की तरह भारत की भी अपनी समस्याएं हैं, लेकिन भारत आज भी अपना दम दिखाने के लिए दुनिया की मेजर वर्ल्ड पावर्स के सामने सीना तान कर खड़ा है। अभी समय लगेगा, लेकिन आने वाला समय जरूर भारत का ही है और पूरा मुझे यकीन है कि हम अपनी समस्याओं पर काम करेंगे। आपका क्या सोचना है इस पूरे मुद्दे पर? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको वीडियो और हमारा कॉन्सेप्ट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मैं मिलता हूं आपसे अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद।